नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन दिनों जैन जी के आंदोलन के बाद जैन अल्फा का आंदोलन पूरी तेजी से चल रहा है और लगभग 5-6 प्रदेशों में ये फैल गया है और अब फैलता ही जा रहा है। राजस्थान में भी 9 जिलों में जैन जी के जैन अल्फा के बच्चों ने स्कूल छोड़ करके स्कूल की मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, सड़कों पे उतरे। कई बच्चे तो 5-5, 6-6 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर पैदल चल करके एसडीओ और कलेक्टर के ऑफिस में गए और उनसे अपनी मांगे रखी। तो ये आंदोलन तो तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान के 9 जिलों में इस ये आंदोलन फैल गया है और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि इसमें जो बच्चे मांग कर रहे हैं वो है साफ शौचालय हो, बच्चियों के लिए अलग शौचालय हो, टूटी फूटी जो सड़कें हैं और कीचड़ से भरी हुई, पानी से भरी हुई सड़कें ठीक की जाए। बिल्डिंग्स जो है खंडर हो गई है, जर्जर हो गई है, उसमें नीचे बैठने में भी डर लगता है कि कब गिर जाएगी पट्टियां। और वो प्लास्टर तो गिर ही रहा है, पपड़ियां तो गिर ही रही है। तो इन सब मांगों को लेकर के टीचर्स नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स नहीं है उनकी मांगों को लेकर के। और राजस्थान के खासतौर से इन आदिवासी क्षेत्रों में तो साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई भी नहीं होती है, केवल आर्ट्स की पढ़ाई होती है। तो उसके ऊपर राजस्थान के लोग भी बहुत चिंतित हैं। और आपने देखा होगा अलवर में थाना गाजी, जोधावास, जयपुर के रामपुरा, कंवरपुरा स्कूलों को तो की खबरें तो देश भर में वायरल हो रही है और सुर्खियां बटोर रही है। शिक्षा संवाद आयोजन की खबरें जो जोधपुर में हुआ था उसकी खबरें भी सारे देश में फैल रही है, क्योंकि वहां पर भी समाज कंटक लोगों ने उन्हें संवाद करने से रोकने की कोशिश की थी। आखिर कौन लोग हैं ये? सवाल है, मेरा बड़ा सवाल है ये। आखिर ये कौन लोग हैं जो बच्चों को इस स्कूल को ठीक कराने के अभियान को रोकना चाहते हैं? उनका उन कार्यकर्ताओं को के साथ मारपीट कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को झर्जर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो एक अध्यापक 5 कक्षाओं को पढ़ाएं और इसी के लिए वो जो है खुश हैं? वो कौन अध्यापक हैं जो इस व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था बता करके जो ठीक करने का जो अभियान चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो सरकारी हवादार स्कूलों में पढ़ाने के बजाय विरोध विरोध करके भैंसों के तबेले और जहां एक और मवेशी बनते हैं, दूसरी ओर घास रखी हुई है, उसमें पढ़ाने में ही खुश हैं? और वो अपने बच्चों को वहीं गोबर से की बदबूदार स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं? मुझे तो उन अध्यापकों पर तरस आ रहा है जो इन व्यवस्थाओं को ठीक कराने के अभियान चलाने वाले लोगों को रोक रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और वो लोग कौन हैं जो वीडियोग्राफी, और वो राजनेता और वो लोग कौन हैं जो इसकी वीडियो, इन जर्जर स्कूलों की, इन खराब व्यवस्था की स्कूलों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी को नहीं दिखाना चाहते हैं? तो ऐसे कई सवाल हैं जो आज हम बात करेंगे। शंकरलाल जी चौधरी हमारे साथ हैं। शंकरलाल जी चौधरी वेल नोन है, कोई ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि अलवर, जालौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर जैसे अ, स्कूलों में बच्चे सड़क पर उतरे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं, कलेक्टर के पास गए हैं। एक आध जगह तो भूख हड़ताल भी हुई है शायद। और इस तरह से, और इसके साथ मैं एक और लाइन जोड़ दूं, हालांकि वो कॉन्टेस्ट के बाहर हो जाएगी, लेकिन फिर भी अभी बिहार में जो आंदोलन चल रहा है जैन जी का, उसमें एक 6 साल के बच्चे ने आंदोलन में भाग लिया। भाग ही नहीं लिया उसने, भागते हुए डीवाईएसपी से पूछ लिया उसने कि आप ये लाठीचार्ज करके कहाँ भाग रहे हो और आपने क्यों किया ये लाठीचार्ज। और इस पे उसको
हिरासत में ले लिया, और हिरासत से छोड़ने के बाद वो बच्चा पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उससे ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दे रहा है कि वो लोग सुनकर के भी दंग रह रहे हैं। तो ये जो नई पीढ़ी है, इसको आप इस तरह से धर्म और जाति और इस संप्रदाय और हिंदू मुस्लिम करके दबा नहीं सकते। इनको आपको ये व्यवस्थाएं देनी ही पड़ेगी। आप लोकतंत्र में हैं। और उस बच्चे ने कहा, मैं धारा 19 पे विश्वास करता हूँ। और गजब की बात है, मतलब लड़का इतना छोटा, 6 साल का, वो ये समझता है कि धारा 19 क्या है विधानसभा संविधान की। तो इन सब बातों पे अभी हमारे साथ चौधरी साहब हैं, शंकर लाल जी चौधरी। ये अभी वहाँ प्रतापगढ़ की पीपल खूंट पंचायत समिति में बावड़ी पंचायत के एक गांव गोठड़ा में गए थे। और वहां के स्कूलों की हालत से ऐसी ही जर्जर और अव्यवस्थित है, उसको देख कर के आए। अब और इनका अब ये प्रयास है कि और गांवों में भी जाएंगे, इनके साथी लोग भी जाएंगे, और वो उन स्कूलों की वास्तविक स्थिति को लोगों के सामने रखेंगे। तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने उस गांव में क्या क्या देखा, और आप इन सब चीजों पे क्या सोचते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो शिक्षा ठीक करो का अभियान है, ये जैन जी ने और जैन अल्फा ने तो अभी उठाया है, लेकिन हम महावीर समता संदेश के माध्यम से पिछले कई सालों से इस अभियान को चला रहे हैं। और उसके मेरे पास प्रमाण भी हैं, कई किताबें हैं, कुछ मैगजीन्स हैं जिसमें हमने इनको छापा है। और अखबार में तो हर अखबार में हमारा एक लेख शिक्षा के ऊपर, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के ऊपर लगातार छपता रहा है। तो इसलिए ये भी ना कहें कि हम अभी एकदम से हमको जोश आया है। नहीं, हम पहले से कर रहे हैं, बल्कि जैन जी और जैन अल्फा ने शायद हमसे प्रेरणा ली होगी। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताएं, आपने क्या उस गांव में देखा, गोठड़ा में, और उस स्कूल की तरफ आपका जाना कैसे हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिम्मत जी। आ, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे देश के पैमाने पे, पर हमारे प्रदेश राजस्थान में तो खास तौर से इसका महत्व है। मैं इस बात को मीडिया में छपे कुछ जो समाचार हैं उनके माध्यम से भी आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है, जो कि आमतौर पे मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के ही लिए एक तरह से व्यवस्था रह गई है, वो बहुत ही खस्ता हाल है। अखबारों में छपे आंकड़े और जो सार्वजनिक मीडिया में उपलब्ध हैं, और जो 2025 में झालावाड़ के एक स्कूल में उसकी छत गिरने से जो छत गिर 7 गई थी। बच्चे मर गए थे, उसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने सुओ मोटो अपने स्तर से एक पहलकदमी लेके सर्वे जो करवाया था ऐसे स्कूलों का, इसको गंभीरता से लेते हुए उसमें ये बात आई कि उन्होंने एक आदेश दिया कि इसका ऑडिट करवाया जाए, फिजिकल ऑडिट करवाया जाए, और ये देखा जाए कि कितने ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हैं, जो बैठने लायक ही नहीं है, जो इस तरह से गिर रहे हैं, जिसमें बच्चे मर रहे हैं। बच्चे ही नहीं, वहां के शिक्षकों को भी जो उनका जीवन खतरे में है। तो उसका परिणाम उपलब्ध है, और उसमें 86,000 से अधिक क्लासरूम और 6,500 से ज्यादा स्कूलें ऐसी पाई गई जो पढ़ाई करवाने लोग योग्य स्थान नहीं पाए गए, जहां छात्रों की और शिक्षकों के जीवन को खतरा था। छतें या स्कूल ऐसा जर्जर थे और गिरने की स्थिति में थे, गिरने के उसमें थे, और सरकार ने उस पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जब तक कि दोबारा से हाईकोर्ट ने उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया। और अब पता चल रहा है कि उनमें से बहुत सारे स्कूल गिराए गए। तो आप ये जो कह रहे हैं कि ये समस्या किस तरह की है, तो एक तो बहुत गंभीर समस्या है राजस्थान में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। यहाँ तक कि जयपुर जैसे शहर, जयपुर जैसी राजधानी के आसपास के गांवों में भी, जो बगरू के गांव रामपुरा के माध्यम से जो तबेले में स्कूल का मामला चल रहा था, और जो सीजेपी पार्टी के लोग वहां गए, और जिस तरह से भाजपा के गुंडों ने, आरएसएस के गुंडों ने उनको वहां से ग्रामीणों के वेश में, ग्रामीणों का अपने आप को कहते हुए उनको वहां से खदेड़ा और उनके साथ मारपीट की।
ये एक बहुत गंभीर समस्या है। तो जहां तक हमारा सवाल है, हम तो मूलतः किसानों की समस्या के लिए गांव में गए हुए थे, और अखिल भारतीय किसान महासभा का आह्वान था कि किसानों के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाया जाए, उनकी समस्याओं से उनको देखा जाए किस तरह की समस्याएं हैं, खाद बीज से संबंधित उनकी समस्याएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फसल बीमा का फायदा उनको मिल रहा है कि नहीं, इन चीजों को देखने के लिए लगातार क्षेत्र में जाते रहते हैं। तो हम पीपलकोट क्षेत्र के घंटाली और गोठड़ा के दो जो बावड़ी पंचायत हैं, दो पंचायतों में खासतौर से वहां के किसानों ने हमको बुलाया था। तो गोठड़ा गांव के मुंडीफला में हम जब गए, तो जो कि बावड़ी पंचायत में पड़ता है, जो बहुत ही इंटीरियर है, पहाड़ी क्षेत्र है, एकदम पहाड़ के ढलान में बसा हुआ गांव है। तो वहां बहुत से मतलब दसियों वर्षों से हम जाते रहे हैं, और उस स्कूल के बारे में भी हम चर्चा, चूंकि जहां हमारी बैठक होती है वो उस स्कूल के बगल में ही एक हमारे साथी का घर है, उसके बरामदे में मीटिंग होती है। तो जब हम वहां पहुंचे, तो एकदम से हमको लगा कि ये स्कूल तो गिरी हुई है। तो वहां के उन लोगों ने कहा कि आज हमने ये बैठक खास तौर से इसलिए रखी है कि ये भी हमारी समस्या है, हम किसान हैं, मजदूर हैं, और ये आप देखिए कि 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया स्कूल को गिराए, और ये बच्चे, उस वक्त काफी धूप थी, हालांकि हल्के बादल थे, लेकिन उमस इतनी ज्यादा थी कि उस धूप में बैठना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो एक टीचर और सारी 5 क्लास के बच्चे वहां उस धूप में बैठे हुए थे और पसीने से तरबतर थे। तब हम स्कूल में ग्रामीणों के साथ में गए, और उन्होंने बताया कि ये स्कूल तो इसके कमरे तो पहले ही गिरे हुए थे, हम अंदर तो नहीं बैठ सकते थे, लेकिन बरामदे में कभी कभी बारिश आती थी तो हम बरामदे में बैठ जाते थे। अब तो बरामदा भी मयस्सर नहीं है, और अब जब बारिश होती है उस दिन हमको छुट्टी ही करनी पड़ती है। तो ये स्थिति वहां की उसमें थी, और इसलिए हमने आम सूचना के लिए, क्योंकि अभी तो हमारे राजस्थान की सरकार ने और भारत सरकार ने और जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वो तथ्यों को छिपाने के लिए, हालात को छिपाने के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर्स निकाले हैं कि स्कूलों में किसी तरह की वीडियोग्राफी, किसी तरह का समाचार, वहां का कोई बाहरी व्यक्ति जाए ही नहीं। तो ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, आज तो एगोसित इमरजेंसी है, और इस एगोसित इमरजेंसी में उन्होंने अपने जो विचार के लोग हैं वहां, जो उनके तरह तरह के संगठनों के लोग हैं, उनको ये छूट दे रखी है। क्योंकि टीचर तो कैसे रोके, टीचर तो कह सकता है ज्यादा से ज्यादा कि भाई प्रतिबंधित, आप मत आइए, लेकिन मीडिया है, उसको तो अधिकार है जाने का। और आम लोगों को भी, जो राजनीति में काम करते हैं, जो जनता के हितों के प्रति सचेत हैं, उन लोगों का भी अधिकार है। तो वहां जाने का फोटोग्राफी ही नहीं करने देते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमें तो गांव के लोग हमारे साथ साथ गए। वो जो टीचर वहाँ एक बुनकर जी थे, सरनेम उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये बहुत दिक्कत है, और ये 1.5 महीने पहले स्कूल गिराई थी, उसके बाद कि हमारे किसी अधिकारी ने भी आके नहीं देखा, हमने जरूर सूचित किया है, लेकिन अभी तक किसी ने सुध बुध हमारी ली नहीं है। तो इसलिए हमने उसको वीडियोग्राफी की, और उसको सरकार के ध्यान में भी लाया, वहाँ के अखबार में भी हमने दिया, किसी ने छापा किसी ने नहीं छापा, लेकिन कुल मिला के हालात इस तरह के हैं। तो ये तो फिर हमने आसपास के दूसरे गांवों में भी इसका जायजा लेने की कोशिश की, तो बताया गया, क्योंकि बहुत इंटीरियर में दूसरे स्कूल थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो बहुत सारे गांवों में स्कूल, किसी में 2 कमरे गिरा दिए हैं, किसी में पूरी बिल्डिंग गिरा दी है, और तो और दूसरे स्कूल में, किसी भी ऐसे गिराए हुए स्कूल में कोई ऐसी दूसरी जगह बच्चों के बैठने की, उसकी पढ़ाई करने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। तो सरकार एक तरफ तो ये कर रही है कि कोई स्कूल के अंदर जाए ही नहीं, और दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई पे, उन स्कूलों पे किसी तरह का कोई बिल्कुल ध्यान नहीं है उनका। तो ये तो बहुत ही कुल मिला के खराब स्थिति है। और ये स्थिति इसलिए भी है कि गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चों के पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में सरकार किसी तरह से गंभीर नहीं है। और वो तो मान ही के चल रहे हैं कि जिनके पास पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ ही लेते हैं, तो वहां तो अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और नहीं भी कर रखी है तो उसके लिए तो अपने आप को जिम्मेदार मानते ही नहीं, और इसलिए इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है, शिक्षा के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस का जो दृष्टिकोण है, वो तो लोगों को पढ़ाना चाहते ही नहीं है। पढ़ाना सिर्फ वो चाहते हैं जो वो आरएसएस की बातें हैं, जो उनका गढ़ा हुआ इतिहास है, उसके बारे में लोग जान लें। सांप्रदायिक वो फर्जी इतिहास। विभाजन विभीषिका जैसे विषय जो है, वो उनके पॉपुलर विषय हैं,
लेकिन बच्चा पढ़ेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे गरीब का बच्चा, इसके बारे में उनका कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। तो ये एक आम समस्या आज की तारीख में बनी हुई है। और ये खाली आदिवासी इलाके की बात नहीं है, गैर आदिवासी इलाके में भी, यहाँ तक कि सरकारी कॉलेजेस जो हैं उनकी भी स्थिति, मतलब एक जमाने में आप देखिए कि सरकारी स्कूलें, पब्लिक बिल्डिंग्स, वो एक मॉडल हुआ करती थी, और मतलब सैकड़ों सालों तक वो बिल्डिंग खड़ी रहती थी, उसका कुछ नहीं बिगड़ता था, बहुत मेंटेनेंस नहीं होती थी। लेकिन ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये 20 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, कोई 15 साल पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है। तो किस लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है, ये भी एक देखने की बात है कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में, स्कूल खोलने के जैसे काम में, जैसे तैसे करके बिना योजनाओं के कुछ कुछ कमरे जो खड़े किए गए हैं, वो भी ऐसी जर्जर अवस्था में पहुंचे हुए हैं राजस्थान के सभी ग्रामीण इलाकों में। और मैं ये अच्छा मानता हूं कि ये जेन जी और जेन अल्फा ने एक रास्ता खोल दिया है अपने अधिकारों की मांग का। शिक्षा का अधिकार जो है वो व्यापक महत्व का अधिकार है, वो जीवन को जीने लायक बनाने का एक रास्ता देता है, इंसानों को इंसान की जिंदगी जीने का, पूरी दुनिया के बारे में सोचने का, जुड़ने का, सोचने का, अपने बारे में और दुनिया के बारे में भी, समाज के बारे में सोचने का एक रास्ता दिखाता है। ऐसे मूल, और उनके रोजगार की व्यवस्था करता है। तो ऐसे मूलभूत व्यवस्था, जिसको रोजगार का, जिसको मूलभूत अधिकार हमारे यहाँ बनाया नहीं गया है, हालांकि वो अपेक्षित है, वो जो नीति निर्देशक ये तत्व है वहां तो शामिल है, लेकिन सरकारों ने बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दिया है, और इसको एक तरीके से इस हालात में छोड़ दिया है। आरटीई बनाया ना सर तो अभी। जो आप कह रहे हैं कि 9 जिलों में है, मुझे तो लगता है कि सभी 41 जिलों में ये स्थिति है। और हमने तो ये सोच लिया है, हमने ये प्लान भी बना लिया है, जितनी भी हमारी क्षमता है, कि जब जब भी, जहां जहां भी गाँव में, कस्बों के अंदर से जहां हम निकलेंगे, ऐसी स्कूलें जो जर्जर भवन में है, ऐसी स्कूलें जिनके पास बिल्डिंग्स नहीं है, ऐसी स्कूलें जो खतरनाक है, और ऐसी स्कूलें जो गिरा दी गई हैं, और जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। जैसे इसी स्कूल में जिस दिन हम गए, तो 3 अध्यापक थे, एक अध्यापक पहले पहुंच गए थे, लेकिन 2 अध्यापक वहां आधे घंटे के बाद आए, जबकि वो लगभग 11:30 बजे का समय था। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। और शिक्षा के प्रति राजस्थान की भजनलाल सरकार तो बिल्कुल मुझे लगता है चिंतित नहीं है। अभी हाल ही में ये बात जब सार्वजनिक होगी, और शिक्षा मंत्री ने इस आदेश के बाद में जब इसका ट्रोल होने लगा, तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा और तमाम पब्लिक के द्वारा, तो शिक्षा मंत्री जी ने एक 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 तरीके से जुमला उन्होंने छोड़ा है कि हमने डीएमएफटी वगैरह के फंड से कोई 7-8 हजार रुपए, 7-8 हजार करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है। लेकिन वो अभी किसी स्कूल में, किसी और दूसरी जगह तो दिखाई देता नहीं है। वो कब तक उसको खर्च करेंगे, और तब तक वो व्यवस्था, उदाहरण के लिए जो स्कूल तोड़ दी गई है, उस स्कूल बनने में तो कम से कम 1-2 साल लगेंगे। तब तक वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कहाँ रहेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था होगी, इसके बारे में बिल्कुल सोचने का नहीं है। तो ये बड़ा, आज मैंने जरूर आज अखबार में देखा है कि कुछ 9 टीमें बनाई गई हैं 9 संभागों पे, जिसमें शिक्षा के विशिष्ट शासन सचिव स्तर के अधिकारियों तक को, अतिरिक्त निदेशक के स्तर के अधिकारियों को, निदेशकों को, जो प्रोजेक्ट्स हैं, एसआईआरटी वगैरह जैसे संस्थान हैं, उनके अध्यक्षों को स्कूलों की एक तरीके से फंक्शनिंग की ऑडिट के लिए निर्देश प्रदान किए हैं। लेकिन वो कितना कामयाब होगा, और इस समस्या का किस हद तक वो निदान कर पाएंगे, कहना मुश्किल है। आ, चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छे बात बताई कि सारे स्कूलों में लगभग यही स्थिति है, सभी जिलों में है। और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा हमेशा ही हमारी सरकार के प्राथमिकताओं में नहीं रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमने एक जैड, ये जो कोटड़ा क्षेत्र में मांडवा के पास में एक जैड गांव है, वहां पर एक सम्मेलन किया था। छात्रों को बुलाया था, अभिभावकों को बुलाया था, अध्यापकों को बुलाया था, और जनप्रतिनिधि भी थे उसमें। बाबूलाल, ये जो अभी मंत्री हैं, वो एमएलए थे तब, वहाँ आए थे। उस सम्मेलन में भी भाग लिया था उन्होंने। तो मैं ये कहना चाह रहा था, वो सम्मेलन तो हुआ, उसकी बहुत सारी सिफारिशें भी हैं मेरे पास, वो सब मैं दूंगा। लेकिन उन दिनों हम स्कूलों में चक्कर लगा रहे थे, तो एक कुतुर मोरिया गांव है, वहीं पास में, ये 8-10 किलोमीटर होगा। उस गांव में जब हम गए तो पता लगा कि यहाँ एक स्कूल है, 1994 से स्कूल खुला हुआ है। और ये बात है 2009-2010 के करीब, 2009 की होगी।
तब तक वहां से कोई 5वीं पास करके लड़का नहीं निकला उस स्कूल से, और 5वीं तक किसी को फेल नहीं कर सकता। मतलब आप समझिए कि क्या स्थिति है वहां पर। उन्होंने, गांव वालों ने बताया कि भाई बच्चे आते हैं यहाँ, इधर उधर घूमते हैं, टीचर होता नहीं है। फिर ये अभिभावक देखता है कि ये साला यूं ही घूम रहा है फालतू का, वो किसी ट्रक के पीछे खड़ा कर लटका देते हैं उसको, वो 50 रुपये तो रोज के कमा के लाता है, तो उसकी पढ़ाई तो बंद हो जाती है। तो ये स्थिति है गाँव में। और इसी एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के, और जिलों की बात नहीं करता मैं, लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन जिलों की क्या स्थिति है, उसका ये बड़ा नमूना है। और ये मैं मतलब 2009-10 से लगातार जहां पे भी शिक्षा की बात होती है, मैं इस बात को कहता हूं। अब कितना असर होता है नहीं होता है वो तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। और ये जो इस आंदोलन अभी शुरू हुए हैं जैन जी का और जैन अल्फा का, इसका मुझे एक अच्छा उदाहरण, अच्छा वो लगता है कि कम से कम इन आंदोलनों ने शिक्षा को प्राथमिकता में लाके खड़ा कर दिया। अब यस। इसके ऊपर बात होने लगी है, नहीं तो पहले बात ही नहीं करता था कोई शिक्षा, शिक्षा समझता ही अब नहीं था कि बात होने लगी है तो बात करने नहीं देना चाहते हाँ करने करने नहीं देना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। आ, मैं आपसे एक बार और उस बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ, मतलब जो बिहार से, शायद आपने भी देखा जी, होगा मैंने वो देखा है। वीडियो। उस बच्चे की जो विद्वता है या काबिलियत है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, काबिलियत तो बच्चे की अपनी जगह है। बच्चे का उसका हौसला भी साथ अपनी भी। जगह, उसका साहस भी अपनी जगह है। और बच्चा तो हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि अभी तक बच्चे में वो डर, जो व्यवस्था का डर है, वो पहुंच नहीं पाता पूरी तरह से। वो डंडा क्या कर लेगा, हालांकि घर वाले तो डराते ही रहते हैं। हमारे तो समाज में डराने का ही रिवाज है, बच्चों को डरा डरा के उनको एक तरीके से उनकी जिज्ञासाओं को बांधा जाता है। लेकिन ये भी सच है कि बच्चा जो है वो सच्चा होता है, और बच्चे को किसी तरह का डर नहीं होता। लेकिन ये बात है कि उसने जो सच्चाई है वो कह दी। और जेन जी के आंदोलन ने, मुझे लगता है, ये जो सोशल मीडिया है और घर घर में जो ये जो पहुंच गया है मोबाइल, खास तौर से ये जो एंड्रॉइड वाला मोबाइल, जिसमें आप वीडियोस देख सकते हैं, इनके माध्यम से इसके जो बुरे परिणाम है जो भी होंगे, लेकिन इसके जो सकारात्मक परिणाम है, मुझे लगे ऐसे जो बच्चे हैं उन्होंने वो जैन जी का दिल्ली का जंतर मंतर का आंदोलन जरूर देखा होगा, और वो देख के भी उनमें साहस आया होगा। और जो प्रश्न वहां जंतर मंतर पे बच्चे पूछ रहे थे, जी वाले जो पूछ रहे थे, वो जैन अल्फा ने भी सुन लिए हैं। और उनको भी लगता है कि हमारे स्कूल की इस तरह से व्यवस्था सुधारी जा सकती है। तो उनमें ये साहस का संचार हुआ है, और ये प्रशंसनीय है। और ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है कि 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, यहाँ तक कि 10 साल का बच्चा भी अगर संविधान के आर्टिकल 19 को जानता है, उसमें दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार को जानता है, तो ये एक तरीके से भारतीय संविधान की जीत है। भारतीय संविधान की जो चेतना है, जो हर 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 आदमी को नागरिक बनाने की ओर ले जाता है, तो उसकी एक तरह से वो जीत भी है। और उस ये इसके लिए हमको बाबा साहब अम्बेडकर को, और जो संविधान निर्मात्री सभा थी, और जो पहली पीढ़ी राजनेताओं की, जिन्होंने मिलके इस देश में गणतंत्र स्थापित किया, प्रजातंत्र को संचालित किया, उनकी भी एक तरीके से ये विरासत है हमारे पास में, जिसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। यही मैं इसमें अरे कहना सर, वो चाहता बच्चा जो है कह रहा था कि मांगे मनवाने के लिए गोली खानी पड़ेगी तो गोली खाएंगे, हूँ जी। जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे। मतलब कितनी बड़ी बात देखिए, है मैं ये। एक एक चीज आप भी जानते हैं, हमारे देश में थोड़ा सा भी जो राजनीति को जानता है, राजनीति में कोई कार्य करता है, और यहाँ तक कि सामान्य नागरिक भी ये जानता है कि बिहार भले ही हमारे देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है, वहां गरीबी शायद सबसे ज्यादा है उड़ीसा की तरह से, लेकिन राजनीतिक तौर पे बिहार की धरती में जो बहुत चेतना है, बहुत चेत उसकी हमको प्रशंसा करनी पड़ेगी। और देखिए, हमेशा से फिर से लोकतंत्र को स्थापित करने में और आंदोलनों के बलबूते, जब जब विधानसभा और पार्लियामेंट जो है वो आवारा हो जाती है, तो सड़क से उनको चेताने में बिहार की जो भूमिका है, वो ऐसे ही बच्चों के कारण है। और ये आप देखेंगे कि हमारी पार्टी भी बिहार में इस आंदोलन में भी सक्रिय है।
और वैसे भी सारे जन अधिकारों के लिए वहां लगातार सक्रिय है। और इसलिए आप देखेंगे कि बिहार में ये आंदोलन एक तरीके से देखा जाए, जो जो पार्लियामेंट मार्च के साथ एक तरीके से मान लीजिए कि व्यापक रूप ग्रहण कर गया, उसके बाद में लगातार चल रहा है। किसी दूसरे प्रदेश में यहां वहां कुछ गोष्ठियां हो रही हैं, कुछ सभाएं हो रही हैं, लेकिन आंदोलन इस तरीके से बड़े पैमाने पे झारखंड में बीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन को दबाने के लिए, उसका काउंटर खड़ा करने के लिए शुरू किया था, लेकिन बाकी प्रदेशों में कहीं कुछ नहीं है। तो हमारी पार्टी ने और दूसरे जो सचेत लोग थे, बिहार में लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, और वो आंदोलन चल रहा है। और जो झारखंड का जो आंदोलन था, उसमें भी तमाम समाजवाद की धारा की जितनी भी पार्टियां हैं, वाम की जितनी पार्टियां हैं, मिलके एक तरीके से उस आंदोलन को, बीजेपी जहां उसको खाली जंतर मंतर के विरोध के लिए काउंटर बैलेंस के रूप में उपयोग करना चाहती थी, उससे आगे वो उसको ले गए, और वहां की सरकार को झुकना पड़ा। उन सारी परीक्षाओं को रद्द करते हुए फिर से एग्जाम के लिए और उसकी जांच कराने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। बहुत बहुत आभार आपका, आप पधारे। और जहाँ तक आपकी पार्टी का और स्टूडेंट विंग का सवाल है, तो आयशा वाले तो वो नेहा बोरा तो इस बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर हो गई है इस बिल्कुल बिल्कुल, पूरे देश में घूम रही है पूरे देश में घूम रही है, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो ब्रांड एम्बेसडर हो और गई है। हमलों का भी सामना कर रही है। हाँ, संघियों के बिल्कुल हमले जो कर रही हमारे है। कहीं स्कूल जाने वालों पे जो हमले कहीं कर रहे गालियां हैं, दे वो रहे भी हैं, वही कहीं लोग हैं कहीं जो शाही गालियां, फेंक रहे हैं, गालियां दे शायद रहे हैं, फेंक रहे ट्रोल हैं। कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका, और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो जो है गलत बातों को दबाएं नहीं, बल्कि उनको उजागर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।